हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों, गुड इवनिंग। स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई आप सभी लोग? अच्छा महसूस कर रहे हैं आप? तो स्टूडेंट, आज जो है हम ये खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? तो हमारा दो ही टाइप रह जाएगा मेरे दोस्तों, एक इलेक्शन बेस्ड और एक कमीशन बेस्ड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 128। आज ये सीट हमें खत्म करनी है, बताइएगा। सवाल आपके सामने बड़ा प्यारा सवाल है, बनाओ। 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ी। 1 जनवरी 2022 को की कीमत की तुलना में, अच्छा, यदि 31 सितंबर 22 को फिर से 5% की वृद्धि हुई, तो आपसे पूछा है कि 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत क्या थी यदि 31 सितंबर 2022 को कीमत, ठीक है, 96.39 थी। बताओ कौन करेगा सवाल? पहले सवाल पढ़े ढंग से। बोला है पेट्रोल का प्राइस 1 अप्रैल 2022 को 8% बढ़ गया कंपेयर टू 1 जनवरी 2022। यानी कि मेरे दोस्तों, पेट्रोल का प्राइस 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को 8% बढ़ गया, जो प्राइस 1 जनवरी को था उससे। 1 अप्रैल को 8% बढ़ गया, किससे? जो प्राइस 1 जनवरी को था। बोला 31 सितंबर को फिर से 5% बढ़ गया। पेट्रोल का प्राइस 31 सितंबर 2022 को फिर से 5% बढ़ गया। 31 सितंबर 2022 को बोला है यदि 31 सितंबर 2022 को पेट्रोल की कीमत 96.39 रुपए पर लीटर थी, 96.39 रुपए पर लीटर थी 31 सितंबर 2022 को पेट्रोल की कीमत। तो सवाल यह है हमारा कि बताओ 1 जनवरी 2022 को पेट्रोल की कीमत क्या थी। देखो सवाल वही है, आपको यहां पे इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी, आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है और इनिशियल वैल्यू पूछी हुई है। यही तो टाइप हो रहा था कल, ठीक है ना भाई? जितना मैं करवा रहा हूं केवल उतना करो। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कतई भी कहीं से भी कोई जरूरत नहीं है। बस क्लास में आके पढ़ लिया करो बस, और कुछ मत पढ़ा करो। चलिए फिर से बताते हैं सवाल कि भाई 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ गई 1 जनवरी 2022 की तुलना में। 31 सितंबर को फिर से पेट्रोल की कीमत 5% बढ़ गई है। यदि 31 सितंबर को 96.39 थी तो 1 जनवरी को क्या है? ऐसे सवाल मैं करवा चुका हूं कि भाई आपको फाइनल वैल्यू दी है, आपसे इनिशियल वैल्यू यहां पर पूछी गई है। तो भैया पहले पेट्रोल की प्राइस कितना बढ़ा? देखो इस सवाल के ऑप्शंस दूर दूर हैं, मैं ऑप्शन से भी ले सकता हूं। ऑप्शंस तो खैर काफी ज्यादा नजदीक हैं, ऑप्शन से भी हम यहां पे ले सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या है? कुछ बच्चे 85 बता रहे हैं, कैसे आया जल्दी से बताओ। पेट्रोल की कीमत 8% बढ़ी। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25। 2/25 का मतलब पेट्रोल का जो प्राइस है 25 से 27 हो जाएगा। फिर पेट्रोल का प्राइस 5% बढ़ा। 5% कितना होता है बच्चों? 1/20। 1/20 मतलब मेरे प्यार भी 20 से 21 हो जाएगा। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। आपको फाइनल वैल्यू यहां पर दी हुई है मेरे दोस्तों, और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है और ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। बताओ 21 से कितनी बार जा रहा है ये जा रहा है 21 चौक 84। 21 चौक 84 कितना बच जाएगा मेरे दोस्तों? 84 के बाद यहां पे आपका 12 बच जाएगा, 1 2 3। और 21 पंजे 110,
किस पंजे 110 कितना बच जाएगा? कुछ गड़बड़ है। 21 चौक 84, 84 के बाद बच जाएगा मेरे दोस्तों यहां से 12, और 21 पंजे 105, और 21 छिक्का 21 पंजे 105 ही जाएगा, बचेगा 18। तो 21 निम्मा 189, 4.59 चला गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ 27 से कितनी बार जा रहा है? जब मैं इसको 27 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? दशमलव। भाई 27 एकम 27 है भाई, 27 एकम 27 बचेगा 18, 189। और 27 से कितनी बार जाएगा? फिर 7 बार। तो 0.17 टाइम्स है। एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 0.17 गुना है, 0.17 टाइम्स। एक यूनिट की वैल्यू 0.17 गुना है, तो 25 गुना 20 होता है 500। 500 की वैल्यू कितनी होगी? 0.17 टाइम्स। 500 का 0.17 टाइम्स कितना आएगा? 17 पंजे 85 रुपए सवाल का आंसर है। तो केवल यहां से कैलकुलेशन रह जाती है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत पेपर में आती है। देखो सवाल के ऑप्शंस काफी ज्यादा नजदीक हैं, तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही करें, अप्रोक्स ना करें। ठीक है? हर एक लैंग्वेज को मैं करवा दे रहा हूं जिससे कि आपको कोई भी सवाल पढ़ने में नया नहीं लगेगा, सब आपको जाने पहचाने सवाल लगेंगे। ये बताएंगे सवाल नंबर 129 और 130, दो क्वेश्चन देखिएगा। अब दो क्वेश्चन देखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपको अप्रोक्सीमेशन से करने हैं, अप्रोक्सीमेशन से। सवाल नंबर 129 और 130, ध्यान से सुनेगा। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीपीओ 2018 के पेपर में आया है। चलो अब सवाल पढ़ो। बोला किसी शहर की आबादी पहले साल के अंत में 5% बढ़ी और दूसरे साल के एंड में 4% कम हो गई। एक शहर की आबादी पहले साल में 4% बढ़ी, पहले साल 5% बढ़ी, दूसरे साल 4% कम हो गई। सवाल में बोला गया यदि सेकेंड ईयर के एंड में, 2 वर्ष के अंत में, सेकेंड ईयर के एंड में पॉपुलेशन 55,12,248 थी, पूछेगा पहले साल की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी। सवाल में आपको इनिशियल वैल्यू पूछी है पहले साल की शुरुआत में, और 2 साल बाद की जनसंख्या फाइनल वैल्यू आपको दी हुई है। इस सवाल को देखते ही पता लग रहा है कि सवाल का डाटा बहुत लेंदी है, बहुत कैलकुलेटिव है। अगर मैं रेशियो से करूंगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैंने इसके ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शन में 1-1 लाख का फर्क आ रहा है, तो इस सवाल को मैं अप्रोक्स सॉल्व कर लेता हूं, ना कि एग्जैक्ट करूंगा। बोला एक शहर की आबादी पहले साल 5% बढ़ी और सेकेंड ईयर के एंड में 4% कम हो गई। तो आप मुझे बताओ कि 2 साल में आबादी में कितना फर्क पड़ा। तो 5 और -4 का सक्सेसिव क्या होता है? 5 - 4 -5 गुणा 4/100, ये हो जाएगा 5 - 4 -5 गुणा 4/100। 5 - 4 कितना आएगा? 1। 5 चौक 20/100 आ गया 0.2। 1 में से 0.2 घटाएंगे, 1 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.8%। 1 में से 0.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0.8%। यानी कि गांव की जो आबादी है, शहर की जो आबादी है, इन 2 सालों में 0.8% बढ़ी है। और 0.8% बढ़ने के बाद 55,12,248 हुई है। गांव की जो आबादी है वो 0.8% बढ़ी है 2 सालों में, 0.8%। और 0.8% बढ़ने के बाद 2 साल में 55,12,248 हो गई। तो शुरुआत में कितनी थी? अब यहां पे एक बात ध्यान सुनो, 0.8% बढ़ने के बाद आबादी इतनी हुई है। तो शुरू में तो आबादी तो 55,12,248 से कम रही होगी ना, 55,12,248 से कम रही होगी ना। यानी कि ना ये आंसर है ना ये आंसर है। आंसर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। बात समझ में आई? सुनिए आपने मेरी बात। एक बात बताओ, आबादी 0.8% बढ़ने के बाद 55,12,248 हुई, यानी कि पहले आबादी से कम रही होगी भाई। यानी कि ना ये आंसर हो सकता है ना ये आंसर हो सकता है, बचे 2 ऑप्शन।
तो बेटा अप्रोक्सीमेशन करोगे तो ही ये सवाल निपटेगा, वरना तो खोपड़ी में दम कर देगा। रेशियो से भी हो जाएगा बट कैलकुलेशन ज्यादा होगी। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है? ये आंसर है कि ये आंसर है? बताओ जल्दी से। ये आंसर है कि ये आंसर है? इन दोनों में से कौन सा आंसर हो सकता है? देखो बेटा, 0.8% बढ़ाने के बाद आबादी ये होनी चाहिए। देखो सिंपल सा नियम है कि पॉपुलेशन कभी भी दशमलव में नहीं होती, पॉपुलेशन हमेशा इंटीजर होती है। ऐसे थोड़ा ना कहेंगे इस गांव में 11.5 आदमी रहते हैं। अरे आदमी या तो 11 होंगे या 12 होंगे, 11.5 थोड़ा ना होंगे। अगर मैं इस ऑप्शन को सही मानता हूं कि भाई पहले आबादी ये थी, अगर मैं इसका 0.8% निकालूंगा, 0.8%, तो इसका 0.8% डेसिमल में चला जाएगा, दशमलव में, क्योंकि पहले इसको 100 से भाग दो। 0.8% का मतलब क्या है? 0.8 बटा 100, 100 से भाग दूंगा, फिर 0.8 से गुणा करूंगा तो दशमलव में चला जाएगा। इसलिए ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बचा? एक ही ऑप्शन बचा। ये है एक्चुअल में तरीका करने का, क्योंकि इसका 0.8% दशमलव में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा एंड में 500 आ रहा है, 500 की 0.8 में गुणा करोगे दशमलव नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो हमें सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना इस सवाल में बेवकूफी है रेशियो से। अरे रेशियो से तो यही मेथड है ना जो हम करा पिछले सवाल में। कल मैंने 10 सवाल करवा दिए ऐसे कम से कम, बट वो तरीके बहुत कैलकुलेटिव बना देंगे, इसलिए ये करना है आपको। आगे एक और सवाल, एक और सवाल बच्चों ऐसा आपके सामने, ठीक है ना। एक और सवाल बच्चों ऐसा ही आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन करके बताएं, जल्दी से बनाओ। ऐसा ही लास्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा साल नहीं, चुपचाप पढ़ते रहो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, जल्दी से बताइएगा। सुनिए, अब ये सवाल आपके सामने है। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको तो बहुत हल्का लग रहा होगा ना, है ना, बहुत बेवजह का लग रहा होगा। लेकिन ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीजीएल 2022 के प्री के पेपर में आया था। अब इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्री का सवाल है बेटा, मेंस का नहीं। मेंस के सवाल तो आसान है, प्री के ही मुश्किल हैं। बोला है 1 ग्राम के सोने की संख्या के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है। सोने का 1 ग्राम का एक सिक्का है, सोमवार को इसका प्राइस 10% कम होता है। मंडे को देखो, बोला है सोने के सिक्के के 1 ग्राम का जो प्राइस है वो मंगलवार को, मंडे को 10% कम होता है। फिर ट्यूसडे को कीमत 20% बढ़ती है। फिर बोला है वेडनेसडे को, बुधवार को फिर से सोने की कीमत 8% बढ़ती है। फिर थर्सडे को दोबारा से 5% बढ़ती है। थर्सडे को दोबारा से सोने की कीमत 5% बढ़ती है। बोला है यदि थर्सडे को फाइनल प्राइस 5511.24 रुपए था, कितने का? थर्सडे को सोने के 1 ग्राम की कीमत 5511.24 था, तो पूछा है सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के का प्रारंभिक मूल्य क्या था। सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। बोला है 1 ग्राम गोल्ड का सिक्का जो है, 1 ग्राम गोल्ड का जो कॉइन है, उसका प्राइस मंडे को 10% बढ़ता है, मंडे को 10% कम होता है, मंडे को। ट्यूसडे को 20% बढ़ता है, ट्यूसडे को प्राइस 20% बढ़ता है। वेडनेसडे को फिर से प्राइस 8% बढ़ता है, और थर्सडे को प्राइस फिर से 5% बढ़ता है। और ऐसा करने के बाद थर्सडे को प्राइस 5511.24 हो गया, फाइनल वैल्यू आपको दी है, और आपसे पूछे मंडे को इनिशियल प्राइस क्या था। अगर आप इस सवाल को बेसिक से रेशियो से करने लगे, रेशियो से, तो भैया कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, इनकी फ्रैक्शन हो जाएगा, रेशियो से हो जाएगा। हमने कल भी 10 सवाल कर लिए हैं, लेकिन इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कितने दूर दूर हैं।
बेटा 500-500 रुपए का फर्क है ऑप्शन में। जब ऑप्शन में 500-500 रुपए का फर्क है तो इसका मतलब इस सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व करना बेवकूफी है। इस सवाल को हम लगभग सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिनों में गोल्ड का जो प्राइस है वो कितना परसेंट बढ़ा, मुझे ये बताओ। तो ये बताओ -10 और 20 का सक्सेसिव क्या होता है? -10 और 20 का सक्सेसिव क्या होता है? जल्दी से 8। -10 और 20 का सक्सेसिव क्या होता है? -10 + 20 -10 गुणा 20/100। दो का सक्सेसिव निकालूंगा। अभी 10 - 2 8%। -10 और 20 का सक्सेसिव कितना आएगा? 8%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सी 8%। 8%। अब आप मुझे बताओ कि 8 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा? 8 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा? 8 और 8 का, तो बेटे 8 और 8 का सक्सेसिव आएगा भाई 16.64। 16.64। 8 + 8 + 8 गुणा 8/100। 8 और 8 का 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, तो यह आ जाएगा 16.64%। 8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 16.64%। अब आप मुझे बताओ 16.64 और 5% का सक्सेसिव कितना आएगा? निकाल लीजिए, लगभग बताओ लगभग। बेटे 16.64 + 5 और +xy/100, जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा तो 16 पंजे 80 और 3 लगभग 83 आएगा। इन दोनों की गुणा करूंगा तो लगभग 83 आएगा। 83/100 यानी कि लगभग 0.8 आएगा। 0.8 अप्रोक्स 0.8 आएगा मेरे प्यारे भाई। तो बताओ ये जोड़ने पर कितना बनेगा? 16 5 21 और मैं इनको जोड़ता हूं लगभग अप्रोक्स 22% आएगा। अप्रोक्स 22%, लगभग 22% आएगा। 22% 23% के नजदीक आएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, दिमाग में निकाला जा सकता है कि भाई इन दोनों का सक्सेस 16.64 को 16 मान लो या 17 मान लो। 16 + 5 + 16 गुणा 5/100, तो 21.8 यानी कि लगभग 22% आएगा। इन दोनों का सक्सेसिव लगभग 22% आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 4 दिनों में सोने की कीमत लगभग 22% बढ़ गई। 4 दिनों में सोने की कीमत लगभग 22% बढ़ गई और 22% बढ़ने के बाद 5511.24 होगी। 5511.24। पूछा यह गया कि शुरुआत में कितनी थी, मंडे को प्राइस क्या था? तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 22% बढ़ाने पर 5511 आ जाए। देखो जैसे मैंने 5000 ले लिया, 5000 को अगर 20% भी बढ़ाया जाए तो भी 6000 क्रॉस कर जाएगा, आंसर नहीं है। मैंने 4000 ले लिया, अगर 4000 को 20% भी बढ़ाया जाए 800 रुपए, तो भी 5000 क्रॉस नहीं करेगा। अगर मैं 4000 का 22% भी निकालू ना, 4000 का 22% 880, वो भी अगर मैं इसको बढ़ाऊं तो भी ये 5000 रुपए क्रॉस नहीं करेगा। अब अगर मैं इन दोनों में आसान ऑप्शन लेता हूं 4500, 4500 का 22% कितना होगा? 22%, देखो बेटे 4500 का 20% होता है 900। 45 दूनी 90, 4500 का 20% 900 होता है। तो 4500 का 22% 900 से ज्यादा होगा 1000 रुपए, और 4500 को 1000 रुपए बढ़ाऊंगा तो 5500 पहुंचेगा। यानी कि यही आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए ही ऐसा आंसर है जिसको 22% बढ़ाने पर लगभग 5500 आएगा। दैट्स इट। 4500 को 22% बढ़ाने पर लगभग 5500 आएगा। यही सवाल का आंसर बनना चाहिए। तो बेटे ये है इस सवाल को करने का तरीका। पेपर में मैंने कोई भाग नहीं किया, मैंने सब हवा में किया। अभी तो मुझे बहुत लिख के धीरे धीरे बताना पड़ रहा है। एक दिन आप खूंखार बनोगे, अभी नहीं बने हो खूंखार। जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे तो खूंखार बन जाओगे। इस चीज को फिर आप बिना लिखे दिमाग में करना शुरू कर दोगे, उस दिन मेहनत जाके सफल होगी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बच्चों मैंने आपको 2 सवाल दिखाए जिनमें आपको अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब मैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन लाऊंगा भैया, ऐसा फिर हमारा अगला कंसेप्ट आएगा, आखिरी कंसेप्ट। अब मैं आपके सामने यहां पर लास्ट क्वेश्चन लाऊंगा। सवाल नंबर है बेटे 131, ये बनाए आप।
लास्ट लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, फिर अगला कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर क्या है इस सवाल में, सेम ही है बेटे। बोला एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल 16 से ही 2/3% बढ़ती है, दूसरे साल 37.5% कम होती है, तीसरे साल में 57 से ही 1/7% बढ़ती है। यदि प्रेजेंट पॉपुलेशन ज्ञात करें, यदि 3 साल के बाद पॉपुलेशन 2,75,000 हो जाएगी तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ज्ञात करें। आपको 3 साल बाद की पॉपुलेशन दी हुई है और आपसे अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है, फाइनल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। यह सवाल बैंकिंग के पेपर का आया हुआ है, बहुत पुराना, 10 साल पुराना क्वेश्चन है। अब इस सवाल का डाटा ऐसा है, ये डाटा देखो सवाल का, कि यहां पे फॉर्मूला तो लगेगा नहीं और यहां अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं है। ये सवाल रेशियो से बड़े प्यार से बड़ी जल्दी सॉल्व होगा। क्यों? कि इन परसेंटेज ऐसी दी हुई है, डाटा ऐसा है कि इनकी फ्रैक्शन बहुत आसानी से बनेगी। तो इसकी शकल देख के मुझे पता लग गया कि यहां मैं रेशियो मेथड लगाऊंगा, क्योंकि पहले साल जनसंख्या 16 से ही 2/3% बढ़ी, 16 से ही 2/3%, 1/6। दूसरे साल जनसंख्या 37.5% कम होगी, 37.5% मतलब 3/8, 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। तीसरे साल जनसंख्या 57:1/7% बढ़ी, कितना होता है बेटा ये? बेटा 1/7 होता है, 14 से ही 2/7%, ये 4 गुना है, 14 चौका 56, 4 गुना। तीसरे साल जनसंख्या 4/7 बढ़ी। तो क्या आपको बच्चों दिखाई नहीं दे रहा है भाई मेरे, अभी इनकी फ्रैक्शन कितनी आसानी से बढ़ गई, सीधी सीधी गुणा। पहले साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 1/6, 1/6 मतलब पॉपुलेशन 6 से 7 हो गई। दूसरे साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 3/8 कम हो गई, यानी कि मेरे दोस्तों 8 से 5 हो गई। तीसरे साल पॉपुलेशन 4/7 बढ़ गई, 4/7 का मतलब मेरे दोस्तों पॉपुलेशन 7 से 11 होगी, 7 से 11 होगी। तीसरे साल पॉपुलेशन 4/7 बढ़ गई तो 7 से 11 हो गई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर। मल्टीप्लाई करेंगे सीधी सीधी तो क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा, आएगा 6 48 और 11 पंजे 55। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया, यानी कि अगर अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन 55 है, अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन 55 है तो 3 साल पहले कितना रही होगी, 48। 3 साल अभी 3 साल बाद अगर पॉपुलेशन 55 है, 3 साल बाद अगर 55 है मेरे दोस्तों, तो अभी प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी रही होगी, 48, 48 है अभी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 55। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, यानी कि अगर आज पॉपुलेशन 48 है तो 3 साल में बढ़कर 55 हो जाएगी। 55 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2,75,000 रुपए दे रखी है। कितने गुना, 55 पंजे 275, 5,000 गुना है, तो 48 की वैल्यू भी 5,000 गुना होगी, 48 की वैल्यू भी 5,000 गुना होगी मेरे दोस्तों। तो 48 पंजे कितना आ जाएगा, 2,40,000, 2,40,000 शहर की इनिशियल पॉपुलेशन आ गई। और ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, मुझे लगता है कर लोगे। तो देखो बेटे, आपके सामने 2 सेम सवाल रखे मैंने, सवाल नंबर, ध्यान से कहां गया, मैंने आपके सामने 2 सेम सवाल रखे, 130 और 131 सेम सवाल हैं, सेम कंसेप्ट है, लेकिन दोनों सवाल के डाटा को देखकर हमारे करने का तरीका एकदम अलग है। समझ में आई बात? बच्चों क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई, हाँ या ना बताइए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इस डिबेट में मत पढ़ो कि रेशियो बेस्ट है कि फॉर्मूला बेस्ट है कि 100 मान के बेस्ट है। हर तरीका अपने आप पे बेस्ट होता है, वो निर्भर करेगा कि कहां पे अप्लाई करते हैं। अरे तलवार भी हथियार अच्छा है, बंदूक भी अच्छा है, तोप भी अच्छी है, पर जहां तोप काम आएगी वहां तलवार काम नहीं आएगी, जब बंदूक काम आएगी मेरे दोस्तों वहां तलवार काम नहीं आएगी। हर हथियार अच्छा है, दोनों सेम ही सवाल थे, लेकिन यहां आप रेशियो लगाओगे तो पागल हो जाओगे कैलकुलेशन में, यहां आप फॉर्मूला लगाओगे तो पागल हो जाओगे कैलकुलेशन में। और इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करवाने का मतलब यही था कि आप इस चीज सीख जाओ।
बताओ, मजा आया? सर लेकिन अप्रोक्स वाले समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, शिवानी कह रहे हैं। कोई बात नहीं शिवानी, आज थोड़ा ना सीखना, 3 महीने में सीखोगे बेटा, 3-4 महीने तक। ये आप समझ लो कि ये पीछे आपका भी छोड़ देगा। ये प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, एलिगेशन में, हर चैप्टर में आपका पीछा करेगा। तो टेंशन ना लें आप कतई भी, ठीक है। चलो, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। और मैंने इस टाइप को आपके 40 सवाल करवा दिए इस टाइप पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से हाथ जोड़कर, आप मुझे बताओ, क्या अब आप एग्जाम में इस टाइप के सवालों को कर लोगे? मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाया है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं दूसरे टीचर्स की तरह अगर आपको 3 सवाल करवा के खत्म करवा देता ना, मैं करवाता 3 सवाल। एक सवाल कराता जिसमें इनिशियल दी है, फाइनल, इनिशियल दी है फाइनल पूछी है। दूसरा सवाल करवाता, फाइनल, फाइनल दी है इनिशियल पूछी है। और एक सवाल करवाता, इनिशियल दी है फाइनल दी है, इसमें चेंज पूछा, चेंज, और मैं खत्म कर देता। तो भी आप खुश रहते ना, मुझसे कोई सवाल करता हाँ सर, और आप खुश होते बल्कि ज्यादा। लेकिन मैं आपको ये पूरा गारंटी देता हूं, उसके बावजूद भी आप इतने निर्लज्ज हो कि आप घर पे जाकर खुद से 40 सवाल कभी जिंदगी में नहीं करते, खुद से कभी नहीं करते आप जिंदगी में 40 सवाल। और ना कभी आपकी कैलकुलेशन मजबूत होती, ना कभी आपका कंसेप्ट क्लियर होता। हाँ, ज्यादा खुश रहते लेकिन आपके हाँ जल्दी हो गया। लेकिन वो धार आपकी नहीं बनती जो धार आपकी अब बनी है। मैंने आपको पैना कर दिया घिस घिस के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, ठीक है भाई, अगला कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट है उल्टा, नेक्स्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में आपको एक ही प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये परसेंटेज से ज्यादा बाकी चैप्टर्स में आता है। चलिए एग्जाम्पल से समझिए मेरे दोस्तों, सभी लोग एग्जाम्पल से समझिएगा। एक सेकंड। हम्म, एक सेकंड बच्चों। पहले मैं सवाल बना लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, पहले मैं सवाल बना लेता हूं। हम्म, 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 हम्म,
अरे यार, चलो एक सेकंड भाई साहब। ध्यान सुनिएगा, सवाल है किसी संख्या को पहले हमने 37.5% बढ़ाया। किसी संख्या को पहले हमने 37.5% बढ़ाया। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, किसी संख्या को हमने पहले 37.5% बढ़ाया। ठीक है भैया, आप बोलोगे हां जी सर, कोई परेशानी की बात इसमें नहीं है। एक सेकेंड, किसी संख्या को हमने पहले 37.5% बढ़ाया, फिर मेरे दोस्तों हमने उस संख्या को a% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? a% बढ़ाया। फिर हमने उस संख्या को 10% घटाया। हमने उस संख्या को 10% घटाया। उस संख्या में जो नेट चेंज हुआ वो 32% इंक्रीज हो गया, 32%। वो संख्या 32% बढ़ गई। तो मेरा सवाल यह है कि बताओ ए का मान क्या होगा। यानी कि बच्चों इस सवाल में आपको नेट चेंज दिया हुआ है, बीच की परसेंटेज पूछी गई है, जो बीच की परसेंटेज एक मिसिंग है वो आपसे पूछी गई है। चलिए जल्दी से सवाल का जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन करेगा? जब भी ऐसा कोई सवाल आए कि आपको फाइनल परसेंटेज दी हुई है, नेट चेंज दिया हुआ है, संख्या में कुल प्रतिशत परिवर्तन दिया हुआ है, बीच की कोई भी एक वैल्यू मिसिंग है, तो ऐसा सवाल आप कैसे करोगे? मैं सवाल पढ़ के बताता हूं सवाल कैसे आएगा। सवाल इस तरीके से आएगा, किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया गया, फिर a% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। उस संख्या में कुल 32% की वृद्धि हुई। वो संख्या कुल 32% बढ़ गई, नेट चेंज 32% है। तो पूछा है a का मान क्या होगा। तो बेटे मेरी बात को गौर से सुनिएगा आप सभी लोग। ऐसे सवालों में आप रेशियो मेथड लगाकर बहुत जल्दी कर सकते हो। हमने संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, यानी कि संख्या 8 से बढ़ के 11 हो गई। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, यानी कि संख्या 8 से बढ़ के 11 होगी, मल्टीप्लाई। फिर हमने संख्या को a% बढ़ाया। भाई a% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही नहीं है, a% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो मैंने ये मान लिया कि माना संख्या को a% बढ़ाने पर फ्रैक्शन x से y हो जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर x से y हो जाता है। भाई एग्जाम्पल के लिए जैसे हम किसी संख्या को 20% बढ़ाते हैं, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 6/5 आएगा। इसलिए मैंने मान लिया कि जो परसेंटेज मिसिंग हो उसको आप x/y मान लीजिए। कि माना जब हम संख्या को a% बढ़ाते हैं तो संख्या x से y हो जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर x से y हो जाता है। ये मैंने मान लिया। 37.5% बढ़ाने की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। 3/8 का मतलब संख्या 8 से 3 बढ़ के 11 हो जाएगी। मुझे इसकी फ्रैक्शन पता ही नहीं है, तो मैंने मान लिया कि माना संख्या x से बढ़ के y हो जाती है। फिर हमने 10% कम किया।
फिर हमने उस संख्या को 10% कम किया। 10% का मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10, यानी कि संख्या 10 से घट के मेरे प्यारे भाई 9 हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, संख्या 10 से घट के 9 हो जाती है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट। बोला है उस संख्या में जो नेट चेंज है वो 32% है। संख्या कुल 32% बढ़ी है, कुल 32% बढ़ी है। इसका मतलब 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4% 1/25, 32% 8/25। इसका मतलब यह हो गया कि अगर संख्या पहले 25 थी, अगर संख्या बच्चों पहले 25 थी तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो गई। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया कि अगर इनिशियल वैल्यू 25 थी तो फाइनल वैल्यू 33 हो जाएगी। संख्या में नेट चेंज कितना है भाई? इन तीनों का जो प्रोडक्ट है किसके बराबर होना चाहिए? इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के रेशियो के बराबर होना चाहिए। संख्या में नेट चेंज कितना है? 32%। 4% 1/25, 32% 8/25, यानी कि संख्या पहले 25 थी तो 25 से 8 बढ़ के 33 हो जाने चाहिए। इन तीनों की गुणा ही इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। तो क्या बच्चों मैं यहां से सॉल्व नहीं कर सकता? क्या मैं यहां से सॉल्व नहीं कर सकता? आप बोलोगे सर कर सकते हैं। 11 से आपका 33 3 बार चला जाएगा, 3 से 9 3 बार चला जाएगा, 5 से 10 2 बार चला जाएगा, 5 से 25 5 बार चला जाएगा। तो यहां से y/x कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब दो। देखो 8 दूनी 16, 16 ऊपर जाएगा, 8 दूनी 16, 16 ऊपर जाएगा बटे ये 3 नीचे आएगा, 3 जब नीचे आएगा, 3 जब नीचे आएगा तो 3 की 5 में गुणा हो जाएगी 15। तो ये आ गया 16/15। क्या आ गया मेरे प्यारे दोस्त? 16/15, 16/15। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब आप संख्या को a% बढ़ाते हो तो संख्या 15 से 16 हो जाती है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15 से 16 है। जब आप संख्या को a% बढ़ाते हो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 16/15, यानी कि a% बढ़ाने पर संख्या a% बढ़ाने पर संख्या 15 से 16 हो जाती है। अगर संख्या 15 से 16 हो जाती है तो संख्या बढ़ी कितनी है? 1/15। और 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3%। 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3%। यानी कि a का जो मान है मेरे प्यारे भाई, जो a का मान है वो 6 सही 2/3 है। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा 6:2/3। ये a का मान आ गया। सभी को समझ में आ गया प्यारे दोस्तों? तो अगर कोई ऐसा सवाल आए कि आपको अभी तक हमने क्या किया, नेट चेंज निकालना था या नेट चेंज दिया हुआ है, बीच की कोई परसेंटेज मिसिंग है, तो आप इस तरीके से रेशियो से आसानी से कर सकते हो। सभी को समझ में आ गई बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, मजा आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस पर आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे इस पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। एक ही सवाल कराऊंगा क्योंकि ये परसेंटेज में ज्यादा नहीं आता, ये आता है प्रॉफिट लॉस में ज्यादा, ठीक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए सवाल नंबर 132 है आपके सामने। ये सवाल जो है आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये CGL 2021 के मेंस के पेपर में आया था। एक ही क्वेश्चन मैं आपको इस कंसेप्ट पे करवा रहा हूं, सवाल पढ़ें। बोला 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। उसकी वेतन में पहले, दूसरे और तीसरे साल में क्रम से 10%, A% और 20% की वृद्धि हुई। पहले साल सैलरी 10% बढ़ी, दूसरे साल A% बढ़ी, तीसरे साल 20% बढ़ी। बोला रमन की प्रेजेंट सैलरी, यदि रमन की प्रेजेंट सैलरी 83,160 रुपए है तो A का मान क्या है? रमन की प्रेजेंट सैलरी 83,160 रुपए है तो A का मान क्या है? बिल्कुल बेसिक सवाल है। रमन की सैलरी पहले साल 10% बढ़ी, दूसरे साल A% बढ़ी और तीसरे साल 20% बढ़ी। रमन की सैलरी ये इनिशियल वैल्यू है। रमन की सैलरी 3 साल पहले 45,000 थी इनिशियल वैल्यू, और 3 साल बाद जो रमन की सैलरी हो गई वो 83,160 रुपए हो गई। ए का मान क्या है? हो जाएगा बेशा एकदम
आप कहोगे सर नेट चेंज तो दिया नहीं है, दिया तो है। इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो तो नेट चेंज होता है भाई। पहले साल रमन की सैलरी कितनी बढ़ी? 10%। 10% का मतलब 1/10। 10% मतलब 1/10, यानी कि रमन की सैलरी 10 से 11 हो गई। दूसरे साल कितनी बढ़ी? 1%। मुझे नहीं पता दूसरे साल कितनी बढ़ी है, मुझे नहीं पता। तो मैंने मान लिया कि माना दूसरे साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स से वाई है। माना दूसरे साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स से वाई है, दूसरे साल जो है रमन की सैलरी एक्स से वाई हो गई। तीसरे साल 20% बढ़ी। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5, 5 से 6। तो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा कर दी, और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करने पर क्या आता है? हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है नेट चेंज। भाई इनिशियल वैल्यू कितनी है? रमन की सैलरी 45,000 थी इनिशियली शुरुआत में, और रमन की सैलरी 45,000 से बढ़ के 83,160 हो गई, 183,160 हो गई। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की सीधी सीधी गुणा करने पर हमेशा शुरुआत की वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है, वही हमने किया। इनिशियल वैल्यू 45,000, फाइनल वैल्यू 83,160। क्या आप यहां से सॉल्व नहीं कर सकते? कोई भी छोटा बच्चा इस चीज को कैलकुलेट कर लेगा, कोई भी छोटा आदमी। भाई यहां पे 0 से 0 तो कट ही जाएगा ना। 10 पंजे 50, 50 से 45 कितनी बार जाएगा? 90 बार जाएगा, 90 बार है भाई। देखो 9 से तो जाना ही जाना है, ये 9 से तो जाना ही जाना है। 9 नाम 81, 2 1 9 दूनी 18, और 9 चौक 36। 11 से भी जाना है बेटा, 11 8 88, 11 चौक 44। ये 6 से भी जाना है, 84, 14 बार, 14 बार। तो क्या बच गया बेटा? ये y बटे एक्स क्या आ गया? तो y बटे एक्स आ गया जी 14 बटे ये 10। ये नीचे क्या बच गया? नीचे 10 बच गया, 9 से काटा ना। 14 बटे 10, 14 बटे 10 का मतलब 7/5। तो y बटे एक्स की वैल्यू 7/5 आ गई। यानी कि दूसरे साल रमन की जो सैलरी है वो 7/5 गुना होगी। दूसरे साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि दूसरे साल रमन की सैलरी 5 से 7 हुई। दूसरे साल रमन की सैलरी अगर 5 थी तो 5 से 7 हुई, तो कितनी बढ़ गई? 2। 5/2। 5/2 कितना होता है? 40%। तो सेकेंड ईयर में सैलरी 40% बढ़ी है, तो ए का मान कितना है? 40। 40 इस सवाल का आंसर है। बच्चों क्या आप इस टाइप के सवालों को कर लोगे? कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि आपको 10 सवाल करके समझाया जाए। देखो ना मुश्किल है ना इंपॉर्टेंट है, एक सवाल ही काफी, एक एग्जाम्पल और एक सवाल। समझने वाला बच्चा इतनी देर में सीख जाएगा। ये सब नहीं करते संदेश कुमार। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला करो, वेरी इजी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप बच्चों आपके सामने आएगा। अगला टाइप ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला टाइप आपके सामने आएगा, और इस टाइप पर बच्चे मैं आपको यहां पर 4 सवाल करवाऊंगा। इस टाइप पर मैं आपको 4 सवाल करवाऊंगा। 133, 134, 135, 136, 4 क्वेश्चंस मैं आपको इस टाइप पे करवाऊंगा। तो बच्चों मेरी बातों को सुनना गौर से, प्यार से, ढंग से। यह है एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन। 4 सवाल करवाऊंगा इस टाइप पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों ये। देखो ये जो कंसेप्ट है परसेंटेज से कहीं ज्यादा ये प्रॉफिट लॉस में और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा। इस टाइप को वही बच्चा समझ पाएगा जो सक्सेसिव का बेसिक समझता हो कि सक्सेसिव काम कैसे करता है। सक्सेसिव का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, गुणा करते जाना, गुणा करते जाना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा करते जाना, यह सक्सेसिव का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई। अब जैसे सवाल देखो, बोला है एक वस्तु का प्राइस 2 साल में घटकर 18,000 रुपए से 14,580 हो गया। तो आपसे पूछा है फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ आर्टिकल। वस्तु की कीमत हर साल कितने % घटती है। एक वस्तु का प्राइस 2 साल में 18,000 से 14,580 रुपए हो गया,
तो पूछा है हर साल वस्तु की कीमत कितने परसेंट घटती है। यह सवाल आपके सामने है। देखो, एक वस्तु का प्राइस 18,000 रुपए है। ये क्या बेटा, ये इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। एक वस्तु का प्राइस 18,000 रुपए है। वस्तु की कीमत हर साल कुछ घटती है मेरे प्यारे भाई, हर साल कुछ परसेंटेज घटती है। एक साल बाद वस्तु की कीमत घट के कुछ और कुछ हो गई होगी, मुझे नहीं पता कितनी हो गई होगी। फिर अगले साल वस्तु की कीमत दोबारा से घटी, अगले साल वस्तु की कीमत दोबारा उसी परसेंटेज से घटी, और एक 2 साल के बाद वस्तु की कीमत घटकर 14,580 रुपए होगी। 2 साल के बाद। ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। तो आपसे पूछा है वस्तु की कीमत हर साल कितने परसेंट कम हो रही है। ये पेपर में करना कुछ नहीं है, तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, है ना, कि वस्तु कीमत स्टार्टिंग में 18,000 थी, हर साल कुछ परसेंटेज घट जाती है। एक साल बाद कुछ घटी, फिर अगले साल बाद दोबारा उतने परसेंटेज घटी, 2 साल के बाद 14,580 हो गई। देखो मेरे प्यारे भी ध्यान सुनेगा, एग्जाम्पल समझो। सारा का सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। मैं बात जानता हूं कि जैसे सपोज किसी वस्तु की कीमत 5% कम होती है, सपोज 5% होता है 1/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा, 19/20। अगर मुझे यह पता लग जाए कि हर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कि हर साल वस्तु की कीमत कितने गुना हो रही है, हर साल वस्तु की कीमत कितने गुना हो रही है, अगर मुझे यह पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ध्यान सुनेगा भाई, वस्तु शुरुआत में कितने की है, 18,000 रुपए की। वस्तु शुरुआत में 18,000 रुपए की है, जबकि 2 साल के बाद 18,000 रुपए की वस्तु 2 साल के बाद 14,580 रुपए की हो जाती है। 18,000 की वस्तु 2 साल के बाद 14,580 रुपए की हो जाती है। यह इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है। यह 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। यह 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का। 2 साल में वस्तु की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो ये आ गया। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। 1 साल में वस्तु के प्राइस में कितना चेंज आया होगा, अंडर रूट। यही लॉजिक आपको समझना है बेटे। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। अगर आपको 2 साल के इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो दिया है, 1 साल का निकालना है तो अंडर रूट लेंगे। 3 साल का दिया है, 1 साल का निकालना है तो क्यूब रूट लेंगे। 4 साल का दिया है, 1 साल का निकालना है तो फोर्थ रूट लेंगे। ये वस्तु की कीमत 18,000 है, हर साल कुछ परसेंट घटती है, 2 साल बाद 14,580 होगी। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 2 साल में वस्तु की कीमत में परिवर्तन है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, इसका अंडर रूट। आप बोलोगे आंसर 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है भाई, ये किससे कट रहा है, 18 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 18 8 144, 18 कम 18, ये नीचे क्या बचेगा 100, 100 का अंडर रूट 10, ऊपर क्या बचा 81, 81 का अंडर रूट आ गया 9। ये मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 9/10, यानी कि हर साल वस्तु की कीमत 9/10 गुना हो जाती है। हर साल वस्तु की जो कीमत है वो 9/10 गुना हो जाती है। अगर आप इसका बेसिक समझो तो अगर स्टार्टिंग में 18,000 थी, 18,000 का 9/10 गुना हुआ, 18,000 का 9/10 कितना होता है 16,200, 18 9 162। फिर अगले साल दोबारा से 16,200 का 9/10 गुना हुआ। अगर आप 16,200 का 9/10 गुना करोगे तो 14,580 आएगा। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि हर साल वस्तु के प्राइस में परिवर्तन आ गया। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई हर साल वस्तु की जो कीमत है 9/10 गुना हो जाती है। अगर कीमत 9/10 गुना हो जाती तो कीमत घट कितनी रही है वस्तु की 1/10। हर साल वस्तु की कीमत कितनी घट रही है 1/10। 9/10 गुना होने का मतलब वस्तु की कीमत 10 से 9 हो गई तो कितनी कम हो गई 1/10। 1/10 मतलब 10%। तो 10% वस्तु की कीमत हर साल कम हो रही है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है।
कुछ बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमने यहां पे अंडर रूट ही क्यों लिया। देखो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। कहानी कितने साल की है? 2 साल की। कहानी कितने साल की है? 2 साल की। कि 2 साल में एक मशीन 18,000 रुपए की है, तो 18,000 रुपए से वस्तु 14,580 रुपए की होगी। बताओ हर साल कितने परसेंट कम हो रही है? हर साल वस्तु की कीमत कितने परसेंट कम हो रही है आपसे पूछा गया है। तो मैंने मान लिया कि माना 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स बटे वाई है। माना 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स बटे वाई है। अगले साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर फिर से एक्स बटे वाई है। जब कुछ ना पता हो तो क्या मान लेते हैं? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स बटे वाई है, अगले साल मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक्स बटे वाई है। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? गुणा। तो बेटे क्या आ गया? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर नहीं आ जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा होगी। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, 1 साल का निकालना है तो क्या होगा? अंडर रूट होगा। अंडर रूट करना पड़ेगा। अब आया लॉजिक समझ में? इसलिए अपन लोग अंडर रूट करते हैं। इसका अंडर रूट क्या आएगा? 9/10। ये क्या आया है? ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि हर साल वस्तु कीमत पहले से 9/10 गुना हो जा रही है। 9/10 गुना होने का मतलब हर साल 1/10 कम हो रही है, 10%। तो पेपर में ये कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर का सॉल्यूशन केवल इतना सा है, ये सॉल्यूशन है केवल पेपर का, बस। ये भी संदेश कुमार, ये भी बेस्ट तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है करने का, पर ये आसान डाटा पे ही लगता है। ठीक है ना? चलिए एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक सवाल मैं आपको और करवाता हूं, ऐसा ही है ना, थोड़ा बहुत डाउट है, एकदम खत्म हो जाएगा डाउट। सवाल लेंगे आपके सामने 134 सवाल फिर से लेंगे, एसएससी जीडी के पेपर का। बोला है एप्पल लैपटॉप का प्राइस 3 साल में घटकर 1,33,100 रुपए से 72,900 रुपए हो गया। 72,900 रुपए हो गया। तो आपसे पूछा है मूल्य ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। हर साल लैपटॉप का प्राइस कितने परसेंट कम हो रहा है? एप्पल लैपटॉप का प्राइस कितना है? एप्पल लैपटॉप का प्राइस है 1,33,100 रुपए। ये एप्पल लैपटॉप का प्राइस है इनिशियली। लैपटॉप का प्राइस हर साल कुछ परसेंट कम होता है। ईयरली रेट, देखो जब भी कोई वस्तु खरीदते हो तो उस वस्तु कीमत हर साल कुछ परसेंट कम हो जाती है, यानी कि हर साल किसी ना किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होती है। समझ में आई बात? आप बोलो ज्ञान सर। इस हिसाब से अगर अभी एक लैपटॉप 1,33,100 रुपए का है तो 3 साल के बाद लैपटॉप की कीमत 72,900 रुपए हो जाती है। तो आप बताओ लैपटॉप का प्राइस हर साल कितने परसेंट कम हो रहा है? ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? ये इनिशियल वैल्यू और 3 साल बाद की वैल्यू का रेशियो है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल में लैपटॉप के प्राइस में इतना चेंज हुआ, 3 साल में। तो हर साल लैपटॉप के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 1 साल का निकालना है तो इसका क्यूब रूट करेंगे। इसका क्यूब रूट करेंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। 1331 का क्यूब रूट 11, 729 का क्यूब रूट 9, और एक क्यूब रूट निकलेगा ही निकलेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये कह सकता हूं कि लैपटॉप का प्राइस हर 1 साल में 11 से 9 हो जाएगा। 11 से 9 हो जाएगा, यानी कि हर साल लैपटॉप का प्राइस कितना घट जाएगा? 11 से 2 कम हो जाएगा। 11 से 9 हो गया तो कितना कम हो गया? 11 से 2 कम हो गया। 2/11 और 2/11 होता है 18.18%, 18.18%। ठीक है ना? अगर इसके डीप में जाएं तो डीप में यह हुआ है कि भाई लैपटॉप का प्राइस था 1,33,100 रुपए, 3 साल के बाद 72,900 हो गया। ये मैंने क्या चीज निकाली है? 9/11। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि
हर एक साल में लैपटॉप के प्राइस की कीमत 9/11 गुना हो जाती है। 9/11 की 3 बार गुणा हुई है। 9/11 की 3 बार गुणा करने पर ये आया बेटा, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, इन दोनों का जब मैं रेशियो लूंगा तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। मुझे तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही निकालना है 1 ईयर का। तो 1 ईयर का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। भाई 3 बार गुणा करने पर, 3 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करने पर ये रेशियो आया है। तो 1 बार का क्या होगा, क्यूब रूट। बात आई समझ में। आप बोलोगे हाँ जी सर। सर ईयरली डेप्रिसिएशन अलग भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, ये जो सवाल है ना, इसमें कहीं नहीं बोला गया कि हर साल अलग है, सेम बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया। तो हर साल सेम मान के चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एक और सवाल। कुछ बच्चे केवल रट लेते हैं कि भाई हाँ ऐसा सवाल आया तो क्यूब रूट लेंगे। मैंने देखा है कि बच्चे कैसे याद रखते हैं, टीचर कैसे पढ़ाते हैं। बेटा ये दे रखा है, ये सवाल दे रखा है 3 साल, रेशियो लिखो, क्यूब रूट कर दो। बच्चों को ये नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता होता उनको। आप उसके पीछे का कारण भी समझो कि ऐसा होता क्या है। नहीं सचिन, सवाल सीपीओ 2023 का है। बोला है 3 साल में वॉशिंग मशीन का प्राइस 4,960 से घटकर 21,970 हो गया। आपसे पूछा ईयरली रेट डेप्रिसिएशन क्या है। भाई 3 साल में एक वॉशिंग मशीन का प्राइस था 40,960। वॉशिंग मशीन बहुत महंगी है, 40,960 रुपए की। 3 साल में 40,960 की वॉशिंग मशीन की कीमत 21,970 रुपए हो गई। 40,960 की वॉशिंग मशीन 3 साल में 21,970 रुपए की हो गई। तो बताओ ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इसका क्यूब रूट। और ये हमेशा परफेक्ट कैलकुलेशन होगी, हमेशा परफेक्ट कैलकुलेशन होगी। 0 से 0 जाएगा। देखो 4,096 का क्यूब रूट क्या आएगा, 16। 2197 का क्यूब रूट 13 आएगा। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि हर साल वॉशिंग मशीन की कीमत 13/16 गुना हो जाती है। अगर हर साल कीमत 13/16 गुना हो रही है तो कीमत हर साल 16 से 3 कम हो जाती है। 1/16 क्या होता है, 6.25%। 3/16 क्या आएगा, 6.25% का 3 गुना, 18.75% मशीन की कीमत हर साल कम हो रही है। सभी को बच्चे बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, यहां पर लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ऐसा आपके सामने लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर 136, ये बताओ, ठीक है ना। ये बताइएगा, इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके पढ़ा दूंगा। सारे ही सवाल दोनों तरीकों से हो सकते थे। ये देखिएगा, उल्टा क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया एक कंपनी की इनकम हर साल X% बढ़ती है। एक कंपनी की इनकम हर साल X% बढ़ती है। बोला यदि साल 2019 में इसकी इनकम 31,25,000 थी और साल 2017 में इनकम 20 लाख थी तो एक्स का मान क्या होगा। हर साल कितनी % इनकम बढ़ रही है। देखो साल 2017 और साल 2019 में 2 साल का गैप है। पहला है बेसिक तरीका। साल 2017 में एक कंपनी की कीमत 20 लाख थी, 20 लाख। साल 2019 में 2 साल के बाद, साल 2019 में 2 साल के बाद कंपनी की कीमत 31,25,000 हो गई। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ऐसा क्यों हो कि हर साल कीमत X% बढ़ रही है। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का क्या आएगा, इसका अंडर रूट। 3 0 कटी जाएगा, अभी 3 0 कटी जाएगा। फिर किससे जाएगा मेरे दोस्तों, ये 125 से। देखो 125, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 125 गुणा 8 1000 होता है। तो 2125 से 16 बार जाएगा। 125 से 3000 जाएगा 24 बार।
125 से कम 125, ये जाएगा 25 बार। 125 से काटा मैंने, 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4, यानी कि एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 हो गया। यानी कि हर साल कंपनी की इनकम 5/4 गुना हो रही है। अगर हर साल कंपनी की कीमत 5/4 गुना हो रही है तो कीमत कंपनी की इनकम बढ़ कितनी रही है? 1/4, 4 से 1 बढ़ रही है, 1/4 यानी कि 25%। 25% आ जाएगा आंसर। बोलो। दूसरा, ये तो हो गया पूरा सॉल्व। दूसरा तरीका इस सवाल का मेरे दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन मेथड, हवा में सॉल्व करना। आप कहोगे सर कैसे, क्यों, कब, कहां, बताओ। इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस कितनी दूर दूर हैं। इस सवाल के ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। जब ऑप्शंस दूर दूर हैं तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत क्या है? एक बार बताओ, एक कंपनी की इनकम साल 2017 में 20 लाख थी और साल 2019 में 31,25,000 हो गई। 20 लाख से 31,25,000 हो गई। तो आप मुझे बताओ 2 साल में कितनी बढ़ी कंपनी की इनकम, कितनी बढ़ी? 20 लाख से 31 लाख हो जाना। देखो, अगर 20 लाख से 30 लाख भी होगी ना, अगर 20 लाख को 10 लाख भी बढ़ाओगे ना तो भी 50% बढ़ जाएगी। ये तो फिर भी 10 लाख से ज्यादा बढ़ी है, यानी कि 2 साल में 50% से ज्यादा की इनकम बढ़ गई। 50% से ज्यादा बढ़ गई 2 साल में। बोलो हां कि ना, बताओ। 2 साल में जो टोटल है वो 50% से ज्यादा बढ़ गया। अगर मैं 20-20 का 2 बार सक्सेसिव भी करूं, अगर मैं 20 और 20 का 2 बार सक्सेसिव भी बढ़ाऊं तो 44% होता है। 20 और 20 का 2 बार सक्सेसिव भी बढ़ाऊं, अगर मैंने मान लिया कि हर साल 20% भी बढ़ाऊं तो वो 2 साल में 20 और 20 करके 44% ही बढ़ेगी। यानी कि ना 20 आंसर हो सकता है ना 20 से छोटे आंसर हो सकते हैं। ये अकेला ही ऐसा ऑप्शन है 25 जिसका 2 बार सक्सेसिव करने पर 50% से ज्यादा आएगा। ये अकेला ही 25 ऐसा ऑप्शन है जिसको 2 बार सक्सेसिव करने पर मेरे प्यारे भाई 50% से ज्यादा आएगा। कितना आएगा? 50, 25 प्लस 25, 50 प्लस 6.25, 56.25% एक ही ऑप्शन में आएगा। यही आंसर हो सकता है। यह तरीका तब लगाना जब ऑप्शंस बहुत दूर दूर हो और डाटा बहुत आसान हो। यह तरीका तो कभी फेल ही नहीं होगा, चाहे कैसा भी सवाल हो। बात आई समझ में? मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई है। इसी के साथ ये टाइप भी समाप्त होता है, ये टाइप भी खत्म होता है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला टाइप 138 और 139। अगला टाइप 138 और 139 नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप आपके सामने है, स्क्रीन पर बनाएं। अगला टाइप देखो मेरे दोस्तों, अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई स्क्रीन पर, है ना। इस टाइप के मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा, 2 सवाल, 2 सवाल करवाऊंगा। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर किसी भी क्वेश्चन में हम परसेंटेज से बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज से बढ़ाते बढ़ाते अचानक बीच में रुपये घुस जाएं, अगर परसेंटेज से हम किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं और अचानक बीच में रुपया घुस जाए, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, तो ऐसे सवालों में ये मेथड लगाएंगे। इसको हम बोलते हैं रिवर्स मेथड। क्या बोलते हैं? रिवर्स मेथड। ऐसे सवालों को हमको उल्टा सॉल्व करना पड़ता है, रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड। पहले सवाल समझिएगा कहां लगेगा। किसी भी सवाल में जब हम परसेंटेज
चेंज कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज करते करते अचानक बीच में रुपया या एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, ऐसे सवालों में रिवर्स मेथड लगेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से ही समझा जाएगी बात को। देखो, एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिला। प्रमोशन के कारण सैलरी 26.2/3% बढ़ गई। ये पहला एक्शन हुआ, पहला एक्शन कि भाई एक गुजराती कर्मचारी है रामू, उसको प्रमोशन मिला, प्रमोशन से रामू की सैलरी 26.2/3% बढ़ गई। दूसरा एक्शन, लेकिन रामू जो है छुट्टी बहुत मारता है, काम पे आता नहीं है रामू। रामू ढिलाई बहुत करता है काम करने में, इसकी वजह से उसकी सैलरी 2550 रुपए कम कर देगी। दूसरा एक्शन है, पहले 26.2/3% बढ़ाया, फिर सैलरी 2550 रुपए कम कर दी। दूसरा एक्शन, पहले परसेंटेज चेंज दिया है, फिर रुपया में चेंज दिया है। तीसरी बात, रामू को एक प्रोजेक्ट के चलते दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली महंगा शहर है, इसलिए उसकी सैलरी फिर से 12.5% बढ़ गई। रामू को दिल्ली भेजा गया, दिल्ली में उसकी सैलरी फिर से 12.5% बढ़ गई। बोला है अब उसकी सैलरी 15,300 रुपए है। रामू की सैलरी अब 15,300 रुपए है। तो पूछा है रामू की इनिशियल सैलरी क्या है, यानी कि सवाल में आपको फाइनल वैल्यू दी गई है और सवाल में इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। सभी को समझ में आया? तो इस सवाल में मेनली 3 एक्शन हो रहे हैं, 3 एक्शन। पहले रामू की सैलरी को 26.2/3% बढ़ाया गया, फिर 2550 रुपए कम किया गया, फिर दोबारा 12.5% बढ़ाया गया, लेकिन परसेंटेज के बीच में रुपया घुस रहा है। तो ऐसे सवालों को उल्टा सॉल्व करेंगे। आपको फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछिए, कैसे करेंगे सुनना। रामू की सैलरी 26.2/3% बढ़ी। 26.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 26.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/15। भाई 20% 1/5, 6.2/3% 1/15, 1/5 में 1/15 जोड़ूंगा तो 4/15। रामू की सैलरी 4/15 बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि अगर रामू की सैलरी पहले 15 थी तो 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई। पहली लाइन, रामू की सैलरी अगर 15 थी, अगर रामू की सैलरी मेरे दोस्त 15 थी तो 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई रामू की। पहली लाइन ये है, रामू की सैलरी अगर 15 थी तो 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई। ये पहला एक्शन है। पहले 15 यूनिट थी, फिर 19 यूनिट हो गई। फिर रामू छुट्टी मारता है, उसकी सैलरी को 2550 रुपए कम कर दिया गया। दूसरा एक्शन, हर एक्शन के बाद लाइन खींच दो। अब रामू की सैलरी 2550 रुपए कम कर देगी, 2550 रुपए कम कर देगी। पहले सैलरी को 15 से 19 यूनिट बढ़ाया गया, फिर 2550 रुपए कम कर दिया गया। 19 यूनिट से 2550 रुपए कम कर दिया गया। फिर रामू का हो गया दिल्ली ट्रांसफर। दिल्ली पहुंचते ही उसकी सैलरी फिर से 12.5% बढ़ाएगी। 12.5% का मतलब 1/8। 1/8 का मतलब सैलरी अगर 8 है तो 8 से बढ़ के 9 हो गई। 8 से बढ़ के 9 हो गई। तीनों एक्शन है, तीनों एक्शन लगातार किए जा रहे हैं। बोला है अब उसकी करंट सैलरी 15,300 है, रामू की फाइनल सैलरी 15,300 है। रामू की फाइनल सैलरी 15,300 रुपए है। तो बताओ इनिशियल सैलरी रामू जी की कितनी थी, ये पूछा गया है। पहले रामू की सैलरी को 4/15 बढ़ाया गया। अगर सैलरी पहले 15 यूनिट थी तो 15 यूनिट से 19 यूनिट हो गई। फिर 19 यूनिट से 2550 रुपए कम किया गया। अब सैलरी को फिर से 12.5% बढ़ा गया, यानी कि 12.5% मतलब सैलरी अगर 8 है तो 8 से बढ़ के 9 हो गई। फाइनल सैलरी 15,300 रुपए दी है। सवाल का नाम रिवर्स मेथड ये है कि उल्टा आपको सॉल्व करते हुए लाना है पीछे तक। अगर 9 की वैल्यू 15,300 रुपए 1700 गुना, तो आप मुझे बताओ कि 8 की वैल्यू कितनी होगी। तो 8 की वैल्यू भी 1700 गुना होगी। 17×8 = 136, 13,600 रुपए। यानी कि दिल्ली जाने से पहले सैलरी 13,600 रही होगी।
13,600 को 12.5% बढ़ाया, तब जाके 15,300 हुई। आप बताओ रामू की सैलरी यहां कितनी रही होगी, आप मुझे बताओ, बताओ, दिमाग लगाना। रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। 2550 रुपए सैलरी घटाने के बाद 13,600 है। तो यहां रामू की सैलरी कितनी रही होगी? 13,600 रुपए से 2550 रुपए ज्यादा रही होगी कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 50, 6, 5, 11 का 1 हासिल 1, 13, 1, 14, 2, 16, 16,150 रुपए रही होगी। पर रामू की सैलरी 16,150 रुपए रही होगी कि नहीं? 16,150 को 2550 रुपए कम करोगे तभी तो सैलरी 13,600 बनेगी। रामू की सैलरी को 16,150 से 2550 रुपए कम करोगे तभी तो 13,600 होगी। पर 13,600 को 12.5% बढ़ाओगे तब जाके 15,300 बन जाएगी फाइनल सैलरी। यानी कि रामू की यहां जो सैलरी है 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा रही होगी 16,150। आप गलत कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 आई है। तो पहले तो सैलरी 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा रही होगी ना, जोड़ देंगे 16,150 रुपए, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू 16,150 रुपए कितने गुना? तो आप कहोगे सर जी 19 अट्ठे 152, बचेगा 9, 19 पंजे 95, 850 गुना। तो रामू की इनिशियल सैलरी कितनी होगी? 15 यूनिट, इसकी वैल्यू भी 850 गुना होगी। बताओ कितना आएगा? 15 अट्ठे 120, 12,000, 15 पंजे 75, 12,750 रुपए। तो 12,750 रुपए मेरे प्यारे दोस्तों रामू जी की इनिशियल सैलरी है और यही सवाल का आंसर भी है। ए ऑप्शन यहां से करेक्ट है। मेरे को लगता है कि आप यहां पर बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए हैं सब लोग। थोड़ा सा लेंदी है, एक ही लाइन में सवाल हो जाएगा। सवाल आपको उल्टा शुरू करना है और पीछे की तरफ धकेलते हुए ले जाना है ना। परसेंटेज की बात करते करते बीच में रुपये घुसा दी। एक सवाल मैं आपसे और करवाता हूं ऐसा ही। एक सवाल हम आपको और करवाते हैं ऐसा ही, बताएं। 139वां बताओ। बहुत प्यारा तरीका है ये करने का। सवाल में दिया है 9 की वैल्यू दी है तो 15 की वैल्यू डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते? ये रेशियो और ये रेशियो आपस में कनेक्ट नहीं है। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है। जब तक दो रेशियो में कनेक्शन ना हो, इन दोनों में कनेक्शन बनना है इस वैल्यू के थ्रू। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो ऐसे नहीं कर सकते ये दिया है तो ये निकाल लो। दो रेशियो में तभी कैलकुलेशन होती है जब उनको आपस में कनेक्ट किया जाए। देखेंगे एक और सवाल ऐसा, ये सवाल बैंकिंग के पेपर का है, बैंकिंग के पेपर का। एसएससी में टाइप नहीं आया है आज तक, बैंकिंग के पेपर में ही आया। एक आध सवाल आया है एसएससी में, वो भी प्रॉफिट लॉस में, है ना। तो फिर भी मैं आपको दो सवाल करवा रहा हूं। मेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद है। प्री में नहीं आएगा, ठीक है ना। देखो आप ये मत समझो कि ये कहानी आपने पढ़ ली और खत्म हो गई यहीं कहीं ना। ये कहानी जो है आपकी बेटे, जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो ये सवाल दोबारा से आएंगे, यही कंसेप्ट दोबारा लगेंगे। इसलिए आप परसेंटेज नहीं पढ़ रहे, आप तो बेटा आगे का मैथ पढ़ रहे हो। बेसिक तैयार हो रहा है आपका। बोला किसी शहर की जनसंख्या पहले साल और दूसरे साल 41 सही 2/3% और 92,000 बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे साल 10% घट जाती है। और अब शहर की जनसंख्या, लाइन इंपॉर्टेंट है, अब शहर की पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन का 3 गुना हो चुकी है। शहर की पॉपुलेशन इनिशियल का 3 गुना हो चुकी है। बोला है पहले साल के दौरान पॉपुलेशन कितनी बढ़ी। देखो
41 सही 2/3%। बताओ, आप जानते 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12, 8:1/3% 1/12, ये 5 गुना है। 8 पंजे 40, 5 गुना है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? 5/12। ये 5/12 आ गई। आप बोलोगे हाँ सर। अब सुनो, एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल बढ़ी है 5/12। एक शहर की पॉपुलेशन पहले साल 5/12 बढ़ी, इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन अगर पहले 12 थी, अगर पॉपुलेशन पहले 12 थी तो 12 से 5 बढ़ के 17 हो गई। ये पहला एक्शन हुआ। दूसरा एक्शन, दूसरे साल पॉपुलेशन 92,000 बढ़ी है, 92,000 बढ़ी है, 92,000, 92,000। तीसरा एक्शन, तीसरे साल पॉपुलेशन 10% घट जाती है। 10% कितना होता है? 1/10। 1/10 घट जाती है, यानी कि पॉपुलेशन होगी 10 से 9, 10 से 9। बोला अब शहर की जनसंख्या इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना हो गई। अब शहर की जनसंख्या इनिशियल जनसंख्या का 3 गुना होगी। देखो इनिशियल जनसंख्या कितनी थी? 12। शहर की इनिशियल जनसंख्या कितनी थी? 12 यूनिट। अब शहर की जनसंख्या कितनी है मेरे दोस्तों? 9 यूनिट। क्या 12 का 3 गुना होता है 9? नहीं भाई, सवाल में बोला है कि अब शहर की जनसंख्या, नाउ पॉपुलेशन बिकम्स थ्राइस ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन शुरुआत का 3 गुना हो गई। भाई शुरुआत में पॉपुलेशन कितनी थी? 12। 12 का 3 गुना कितना होता है मेरे दोस्त? 36। यानी कि अब शहर की पॉपुलेशन 36 हो गई, 36। लेकिन ये तो 9 है, ये तो 9 है, 36 तो नहीं है। तो बेटा 9 को 36 बनाना पड़ेगा। अगर 36 बनाना है तो इस पूरे रेशियो को ऐसा नहीं सोच सकते कि इसमें कर देंगे, पूरे रेशियो को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। रेशियो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दो, 4 दुसाम 40, रेशियो 4 नाम 36। अरे चाहे 10 रेशियो 9 लिखो, चाहे 10 रेशियो 9 लिखो, चाहे 40 रेशियो 36 लिखो, बात तो एक ही है। अब सवाल की कंडीशन सत्य हुई है कि अगर पहले इनिशियल पॉपुलेशन 12 थी तो 12 से 3 गुना होकर 36 हो गई। फाइनल पॉपुलेशन जो वो इनिशियल 12 का 3 गुना होगी, 36। बोला पहले साल पॉपुलेशन कितना बढ़ी? आप बताओ। पहले इनिशियल पॉपुलेशन 12 थी, 12 से 17 यूनिट हुई। 12 से कितना हुई? 17 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 17 यूनिट को 92,000। अब ये दोनों रेशियो आपस में कनेक्ट कर दिए। मैंने ये दोनों रेशियो को आपस में कनेक्ट कर दिया। बोला गया ना 12 का 3 गुना होना चाहिए 36। ये रेशियो आपस में संबंधित है। भाई पहले शुरुआत में पॉपुलेशन 12 थी, 12 से 17 यूनिट हुई बढ़ के। 17 यूनिट को 92,000 बढ़ाने के बाद 40 यूनिट हो गई। 17 यूनिट को 92,000 बढ़ाने के बाद 40 यूनिट हुई है। 17 यूनिट से 40 यूनिट हुई तो बढ़ी कितनी? 23 यूनिट। 23 यूनिट पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है? 92,000 बढ़ने की वजह से। सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में 92,000 इंक्रीज होने की वजह से सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन 92,000 बढ़ी। पहले 12 यूनिट से 17 यूनिट हुआ। 17 यूनिट को 92,000 बढ़ाने के बाद 40 यूनिट होगी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन 17 से 40 यूनिट हुई, 23 यूनिट बढ़ी। क्यों बढ़ी? 92,000 बढ़ने की वजह से। 23 की वैल्यू 92,000 है, कितने गुना? 4,000 गुना, 4,000 टाइम्स। तो आपसे पूछा है पहले साल के दौरान जनसंख्या कितनी बढ़ी? तो पहले साल के दौरान जनसंख्या बढ़ी है 12 से 17 5 यूनिट, 12 से 17 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर एक की वैल्यू 4,000 है तो 5 की वैल्यू 20,000, और 20,000 ही सवाल का आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन यहां पे एकदम करेक्ट है। बेहतरीन सवाल, गजब का क्वेश्चन। ठीक है ना? है कि नहीं बच्चों मजेदार? फिर से रिपीट करके देखिएगा एक बार। देखो एक बार में खोपड़ी में घुस जाए इतने समझदार नहीं हो आप। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा।
ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इस कंसेप्ट पे करवाए, ठीक है ना, रिपीट करके देखिएगा, ना हो तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। अब लास्ट टाइप आपके सामने, इस सीट का सबसे आखिरी और लास्ट टाइप, सबसे आखिरी और लास्ट टाइप मेरे प्यारे बच्चे, सवाल नंबर है 140। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखो दोस्तों, पिछली सीट में मैंने आपको बहुत सारे सवाल करवाए थे रेशियो से। एक्चुअली में वो सवाल मेरे दोस्तों सक्सेसिव के कॉन्सेप्ट से भी हो सकते हैं। मैंने बताया कि जहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, जहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा वहां सक्सेसिव लगेगा। जैसे सवाल नंबर 140 देखो, आखिरी टाइप है आज की क्लास का, बोला है द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीज्ड बाय 36%। एक वस्तु का प्राइस 36% बढ़ जाता है, एंड द क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाय 30%। और वस्तु की जो खरीदी की मात्रा है, जो वस्तु की खपत है, क्वांटिटी जो हम खरीद रहे हैं, वो 30% कम हो जाती है। तो आपसे पूछा है व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंट ऑन कॉमोडिटी, वस्तु पर खर्च की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो, सभी बच्चे जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। इस सवाल में देखो, वस्तु की जो कीमत है वो 36% बढ़ जाती, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है, जबकि वस्तु की जो खरीद है, वस्तु की जो खरीद है वो 30% कम हो जाती है। तो बोला है वस्तु पर होने वाले खर्च में कितने परसेंट की कमी होगी। पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपको एक्सपेंडिचर में चेंज निकालना है तो प्राइस के रेशियो के और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दो। ये तरीका मैं पढ़ा चुका हूं, प्राइस के रेशियो और कंजम्पशन के रेशियो की गुणा कर दो। लेकिन बिना रेशियो की तो भी सवाल हो जाएगा फॉर्मूला से। बीच में क्या आ रहा है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, और जहां मल्टीप्लाई आता है वहां क्या लगता है सक्सेसिव। 36% बढ़ाया फिर 30% घटाया, तो एक्सपेंडिचर खर्चे में कितना चेंज आएगा, 36 और -30 का सक्सेसिव, जो कि फॉर्मूले से जल्दी निकलेगा। 36 - 30 -36 गुणा 30/100 कितना आएगा बेटे, 36 - 30 आ गया 6, और 36 गुणा 30 1080/100 10.8। अब 6 में से 10.8 घटाओगे तो कितना आएगा, 4.8% डिक्रीज आएगा। फाइनल आंसर माइनस आ रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा, कितना माइनस आ रहा है तो 4.8% डिक्रीज हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर। बताइए, अरे बेटे अभय कुमार अग्रवाल जी, 36 में से 30 नहीं घटाना, 36 और -30 में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप, है भी अग्रवाल जी, ए अग्रवाला, ए भाई ऐसी बात ना करो भैया। आगे एक और सवाल बच्चों ऐसा ही, बताएं, एक और क्वेश्चन ऐसा ही फटाफट सॉल्व करेंगे। बोला चावल की प्रति किलोग्राम कीमत 18% की वृद्धि कर देगी। चावल का प्राइस 18% बढ़ गया और खरीदे गए चावल की मात्रा में 22% की कमी हो गई। चावल पर खर्च वाली राशि कितने परसेंट परिवर्तन हुआ। आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। सवाल बोला कि चावल का प्राइस जो है, चावल का जो प्राइस है 18% बढ़ गया, और चावल की जो खरीद की मात्रा है, चावल की जो खरीद है 22% कम हो गई। तो बताओ चावल पे खर्च होने वाली राशि में कितना चेंज आएगा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 18 और -22 का सक्सेसिव में पढ़ा चुका हूं, बेसिक जाके पढ़ो, बेसिक मैंने बताया था। ये 18 - 22 का सक्सेसिव दिमाग में कर सकते हैं, 18 - 22 -4,
और -18 × 22 कितना आएगा? 360 और 36, 396/100, 3.96। तो ये आएगा माइनस का 7.96, -7.96 आएगा तो 7.96% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी के साथ मेरे दोस्तों चलो एक और आप मुझे करके बताएंगे यहां पर। लास्ट ये बताओ, एक और करके बताएं जल्दी से, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करके बताएं आप, लास्ट फटाफट बताओ। एक टिकट का प्राइस 12.5% बढ़ जाता है, बिक्री 8.5% बढ़ जाती है, कुल आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 12.5 और 8.5 का सक्सेसिव आएगा भैया। क्या आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है। सब बच्चों का आंसर ए ऑप्शन आ गया, 12.5 और 8.5 का सक्सेसिव, है ना। साढ़े बारह और 8.5 का सक्सेसिव नहीं कर लोगे ना। 12.5 + 8.5 कितना आ जाएगा? 12 8 20 21, 21 से तो बड़ा ही आएगा। और जब इन दोनों की गुणा करूंगा 12.5 की 8.5 में तो कितना आएगा? 106.25 आएगा, है भाई। भाग करने पर क्या आएगा? 1.0625 100 से, तो 22.0625% आ रहा है आंसर। बिल्कुल सही बात, समाप्त। आज इतना ही, इसके आगे करेंगे बाकी कल। बाय।